हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके पास अब समय नहीं बचा है क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स सामने हैं और रिवीजन के तरीके बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास। सबसे बेहतर तरीका है कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करें जो किसी दूसरे स्कूल में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, किसी भी मेंटर के साथ, जैसे मेरे साथ आप सोल्व कर सकते हैं। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस पेपर को सोल्व करते हैं। और हमारा पेपर को सोल्व करने का मेन मोटिव क्या है कि हमारा रिविज़न होता है बेस्ट, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं और लास्ट में हमें पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आती है, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर हमें टाइम बचाना है। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स के साथ हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। मिड टर्म का आपका एग्जाम 2025-26 में आ चुका है, क्लास 6। मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो देम। तो आपके सामने ABC सेक्शन आपको दिए गए हैं कि इनमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। इसके साथ सेक्शन A पर चलते हैं डायरेक्ट, रीडिंग, जो कि 12 नंबर का सेक्शन है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको किसी पैसेज पर दिए जाएंगे। और रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, तो पैसेज को पढ़ते हैं। अच्छा, अप्रोच क्या होनी चाहिए पैसेज को पढ़ने की? पैसेज को पढ़ने की अप्रोच होती है बेसिकली सिर्फ हम एक बार बिना याद करने की कोशिश करें, बिना इसको रिवाइज करें, बिना इसको दोहराए, एक बार ही इस पैसेज को पढ़ेंगे, हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे डायरेक्ट और ऑप्शन सारे पढ़ लेंगे। फिर अगर हमें हमारी सेंस कोई आंसर कहती है कि ये सही है तो वो लगा देंगे, वरना हम दोबारा से अब पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर दोबारा से आप पैसेज को पढ़ सकते हो। तो आइए वन गो में एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं बीच में समझाता चलूँगा। A recent investigation by scientists at the USA Geological Survey shows that strange animal behavior might help predict future earthquakes। तो आपको पता है, जैसे USA जियोलॉजिकल सर्वे ने शो किया है अभी रिसेंट इन्वेस्टिगेशन में, साइंटिस्ट के द्वारा की गई है, जो एनिमल्स का स्ट्रेंज बिहेवियर होता है वो प्रिडिक्ट करने में, फ्यूचर में हो रहे अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने में मददगार साबित हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड सच occurrences in a 10 kilometer radius of the epicenter of a fairly recent quake. Some birds screeched and flew about wildly, and dogs yelped and ran uncontrollably. Scientists believe that animals can perceive these environmental changes as early as several days before the mishap. तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो बर्ड्स होती हैं वो बिल्कुल जंगलियों की तरह उड़ जाती हैं और डॉग अनकंट्रोल भागने लगते हैं, भौंकने लगते हैं। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। In 1976, after observing the animal behavior, the Chinese were able to predict a devastating quake. तो एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक से चाइनीज़ लोग बच पाए थे। उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था एनिमल के बिहेवियर को देखते हुए 1976 में। Although hundreds of thousands of people were killed, the government was able to evacuate millions of others and thus keep the death toll at a lower level. फिर भी काफ़ी हज़ारों, सैकड़ों हज़ारों लोग मर गए थे, लेकिन काफ़ी लोगों को बचा लिया गया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें पता था और उन्होंने इवैक्यूएट मतलब वहाँ से निकाल दिया था लोगों को। ठीक है, इसके भी आप पर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट कैन हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर अर्थक्वेक्स अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन ए, स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर, बी, वेदर। देखो यहीं पर पता चल गया हमें कि स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर की बात की गई थी। वो कौन सी चीज़ है जिससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है फ्यूचर में अर्थक्वेक आ रहा है? तो ऑप्शन ए, स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर। इसलिए मैंने कहा था सिर्फ आप एक बार पढ़ोगे ऊपर अपने पैसेज को, और ज़रूरत पड़ेगी तो आप दूसरी बार जाके क्वेश्चन के बाद पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द रेडियस अराउंड द एपिसेंटर ऑफ अ रीसेंट अर्थक्वेक वेयर स्ट्रेंज एनिमल्स बिहेवियर वाज ऑब्जर्व्ड। तो स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर जो ऑब्जर्व किया जाता है वो कितनी दूरी तक किया जाता है? 10 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ पर गिवन भी है। तो 10 किलोमीटर्स आपका ये लिखा हुआ है, हमें याद था, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन ए पर टिक लगा देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन पर आता है, हाउ लॉन्ग बिफोर द अर्थक्वेक डिड एनिमल्स परसीव एनवायरमेंटल चेंज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कितना समय पहले ये पता लग जाता है एनिमल्स को कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं? तो ये पता है आपको सेवरल डेज, सेवरल आवर्स, सेवरल डेज, सेवरल मिनट्स और सेवरल वीक्स। तो सेवरल डेज, ऑप्शन बी को सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल बिहेवियर वाज ऑब्जर्व्ड बिफोर अ रीसेंट अर्थक्वेक। तो किस तरह का एनिमल बिहेवियर देखा जाता है रीसेंट अर्थक्वेक से पहले? तो सम बर्ड्स, इसको लिखते हैं। तो सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स चिल्लाने लगती हैं, उड़ जाती हैं, बहुत दूर चली जाती हैं, और डॉग्स बिल्कुल चिल्लाने भौंकने लगते हैं, और रन अनकंट्रोल मतलब वो भागने लगते हैं अनकंट्रोलेबली। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड इन चाइना इन 1976 आफ्टर ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर। तो 1976 में एनिमल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद चाइना में क्या हुआ था। तो आपको पता है कि आफ्टर ऑब्जर्विंग, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर ऑब्जर्विंग, ये आपका आंसर है, द एनिमल बिहेवियर द चाइनीज वर एबल टू प्रिडिक्ट अ डिवास्टेटिंग क्वेक। ठीक है, ये आप लिखोगे, साफ साफ आंसर आपके सामने, विच अलाउड द इवैक्यूएशन क्वेक। Although hundreds of these people, the government was able to evacuate millions of others and thus keep the death toll at a lower level। ये आप कंप्लीट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये 1 नंबर का है, लेकिन आप 1 नंबर के हिसाब से छोटा आंसर क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। आप आफ्टर ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर, आफ्टर द चाइनीज predicted a devastating earthquake which allowed the evacuation of millions of people and reduced the number of deaths। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। What did the Chinese government do after observing animal behavior in 1976। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था आफ्टर ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर। द गवर्नमेंट इवैक्यूएटेड मिलियंस ऑफ पीपल। द गवर्नमेंट इवैक्यूएटेड millions of people। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, उसके भी आप पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और पैसेज कितने भी आ सकते हैं, देखो दूसरा पैसेज आपके सामने है। तो आइए पैसेज को पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्लास्टिक इज एवरीवेयर इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड वी यूज इट फॉर बोटल्स, बैग्स, टॉयज, मैनी अदर थिंग्स। प्लास्टिक इज यूजफुल बिकॉज इट्स चीप टू मेक एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम, बट दिस स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो ए बिग प्रॉब्लम। देखो प्लास्टिक हर जगह है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। आपने देखा बोतल, बैग, टॉयज, सब चीज़ें प्लास्टिक से बन रही है। क्यों? क्योंकि ये यूज़फुल तो है ही, सस्ती भी है और लॉन्ग लास्टिंग इतनी मजबूत है कि ये काफ़ी समय तक चलती है। लेकिन यही इसकी मजबूती जो है, जो काफ़ी समय तक चलती है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट के लिए। अनलाइक थिंग्स लाइक पेपर और फूड स्क्रैप्स, जो बाकी चीज़ होती है जैसे पेपर, कागज़ या कुछ और छिलके खाने के, या प्लास्टिक, उस तरह से प्लास्टिक काम नहीं करती और अपने आप को तोड़ नहीं सकती नेचर में। ठीक है, डिकम्पोज नहीं हो सकती। तो प्लास्टिक डजेंट ब्रेक डाउन ईजिली इन नेचर। प्लास्टिक बोतल कैन टेक अप टू 450 ईयर्स टू डिकम्पोज। 450 साल लगते हैं एक प्लास्टिक बोतल को डिकम्पोज होने में। दिस मीन्स दैट ऑलमोस्ट एवरी पीस ऑफ प्लास्टिक एवर मेड स्टिल एग्जिस्ट समवेयर ऑन आवर प्लेनेट। तो एक बार जो प्लास्टिक हमारे देश में बन गई, हमारी दुनिया में बन गई, वो हमेशा के लिए रह जाएगी। सैडली मच ऑफ दिस प्लास्टिक एंड्स अप इन आवर ओशंस। और लास्ट में ये प्लास्टिक कहीं नहीं जाती, घूम फिर कर ये कूड़ा हमारे ओशंस में जाके मिल जाता है। मरीन एनिमल्स ऑफन मिस्टेक प्लास्टिक फॉर फूड। और मरीन एनिमल्स, जो आपके समुद्र के जीव हैं, वो इसको अपना खाना समझकर प्लास्टिक को खाने लगे हैं। सी टर्टल्स हुए, थिंक प्लास्टिक बैग्स आर जेलीफिश। वो सोचते हैं कि प्लास्टिक बैग जो है वो एक जेलीफिश है। ये जैसे सी बर्ड्स हुई, वो प्लास्टिक को एज अ चिक्स सोच के, बिट्स टू देयर चिक्स सोच कर खा लेती है। दिस प्लास्टिक कैन मेक एनिमल्स सिक और इवन कोज देम टू डाई। कुछ जीवों को तो बिल्कुल इतना बुरी तरह से पूरी ब्रीड ही ख़राब कर रही है प्लास्टिक, और कुछ को मार दे देती है। साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट ने फाउंड किया है कि प्लास्टिक इन द स्टमक्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। तो ये प्लास्टिक डीपेस्ट पार्ट में जा चुकी है, और स्टमक्स में मतलब फाउंड प्लास्टिक इन द स्टमक्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। तो ओशन के जो डीपेस्ट पार्ट में एनिमल्स रहते हैं, साइंटिस्ट ने देखा कि उनके पेट तक में मिली है ये प्लास्टिक। The good news is that we can all help reduce plastic pollution. We can use reusable bags instead of plastic ones, drink from reusable water bottles, and recycle properly. Some countries have even banned certain plastic items. If we all work together, we can protect our beautiful planet from plastic pollution. तो आपको पता है कि अगर हम मिलकर काम करें, गुड न्यूज़ यही है कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमें reusable चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल प्रॉपरली चीज़ों को करना चाहिए। कुछ कंट्रियों ने बैन भी कर दिए प्लास्टिक आइटम्स को, लेकिन हमें मिलकर काम करना चाहिए और हमारे प्लेनेट को ब्यूटीफुली मैनेज करना चाहिए और फ्री फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, इसके भी आप पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ लॉन्ग कैन ए प्लास्टिक बोतल टेक अ डिकम्पोज। तो कितना साल लगते हैं, मिनिमम कितने साल लगते हैं किसी प्लास्टिक बोतल को डिकम्पोज होने में? आपको पता है, अब दोबारा से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन सी 450 साल, 450 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वाई डू सी टर्टल्स ईट प्लास्टिक बैग्स। क्योंकि उनको वो जेलीफिश लगते थे, तो दे मिस्टेक दैम फॉर जेलीफिश। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने सिर्फ एक बार ही पढ़ना है पैसेज। ठीक है, उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन होने लग रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेयर हैव साइंटिस्ट फाउंड प्लास्टिक, साइंटिस्ट को प्लास्टिक कहाँ मिली, इवन इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, तो ओशन के सबसे गहरे हिस्से में भी प्लास्टिक मिल चुकी है साइंटिस्ट्स को, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स इन आवर डेली लाइफ, तो प्लास्टिक के क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। प्लास्टिक इज़ यूज्ड फॉर बोटल्स, बैग, टॉयज एंड मैनी अदर थिंग्स इन डेली लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सजेस्ट सम वेज दैट कैन हेल्प अस टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, तो कुछ वे ऐसे तरीके बताओ जिससे हम प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए, यूज रीयूजेबल बैग्स, आप लिख सकते हो यूज रीयूजेबल बैग्स, ड्रिंक फ्रॉम रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, रिसाइकल प्रॉपरली एंड सपोर्ट बैन्स, और सपोर्ट करना चाहिए जो चीज़ बैन हो गई ऑन सर्टेन प्लास्टिक आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रॉय फ्रॉम द पैसेज, तो एंटोनिम आपको पता है जिस वर्ड का मीनिंग अपोजिट होता है, तो वर्ड डिस्ट्रॉय का अपोजिट वर्ड बताना है पैसेज से। आपको पता है डिस्ट्रॉय का मतलब है किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना, और किसी चीज़ को ख़त्म करना मतलब दूसरा इसका अपोजिट होगा, किसी चीज़ को बचाना, इसका मतलब प्रोटेक्ट। ठीक है, और प्रोटेक्ट का यूज़ कहाँ हुआ है, लास्ट लाइन में आपको यूज़ हुआ है प्रोटेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामर सेक्शन है आपके सामने, ग्रामर एंड राइटिंग का। क्वेश्चन नंबर 3 डू एज डायरेक्टेड, जैसे दिया गया है वैसे करिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इसका कि राइट द अपोजिट ऑफ, तो सामने आपके सामने 2 शब्द लिखे गए हैं, इसका अपोजिट वर्ड बताने हैं आपको। तो आपके सामने लाफ्ड है मतलब हंसना, इसका अपोजिट हो गया क्राइड, और फुलिश का अपोजिट वर्ड हो गया फुलिश मतलब बेवकूफ़ी, वाइज मतलब समझदारी। दूसरा क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सूटेबल एडवर्ब, तो एडवर्ब को यूज़ करके इस ब्लैंक को फिल करना है आपको। ही सोल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, तो मैथमेटिक प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया। एडवर्ब मतलब जो इसकी विशेषताएं बताए, फनीली, क्विकली, स्वीटली, वार्मली, तो आपको पता है क्विकली कोई प्रॉब्लम तेज़ी से सोल्व की जा सकती है, या तो ये इसका ऑप्शन बी को सही होगा। एडवर्ब मतलब जो इस वर्ब की विशेषताएं बताया, तो कोई काम कैसे किया जा सकता है, तेज़ किया जा सकता है या स्लो किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही क्विकली आ गया आपका। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, तो पंक्चुएट करना है इस सेंटेंस को, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी। इसमें आप क्या करेंगे, ये अपने आप में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के साथ आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पर क्या लग जाए, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। माई फ्रेंड डैश अ स्टोरी बुक, रीड ब्रैकेट में दिए गए, यूज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज़ करते हुए रीड को यहाँ पर लगाना है, तो कैसे लिखेंगे हम, माई फ्रेंड इज़ रीडिंग अ बुक, इज़ रीडिंग आपका आंसर होगा, रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मतलब काम अभी और आगे भी चल रहा है, उसके लिए क्या लगाते हैं हम, इज़, और पास्ट में बात होती है तो वॉज, और फिर वर्ब प्लस ING, तो रीड प्लस ING और शुरू में इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सही आपको फॉर्म चुननी है। द फार्मर केम बैक एंड डैश दैट बंटी वॉज सेड, तो फार्मर केम बैक एंड आपके सामने है, ये तो नोटिस्ड, वॉज नोटिसिंग, हैड नोटिस्ड, हैज़ नोटिस्ड, तो हैड नोटिस्ड आता है जब किसी पास्ट के कार्य से भी पहले की बात हो रही हो। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सिर्फ पास्ट की, तो फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड, यहाँ पर क्या आएगा आपका, सिर्फ नोटिस्ड, ऑप्शन ए, और डी हैज़ नोटिस्ड, तो फार्मर केम बैक एंड आया और उसने नोटिस किया, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। कंप्लीट द वर्ड को कंप्लीट करना है आपको। अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, क्या बोलेंगे उसको, कंपेनियन, शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर OMPANION, और ये डैश मैं समझ नहीं पा रहा, या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, कंपेनियन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, 7th की तरफ। चूज द करेक्ट कनेक्टिंग वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसके में जो करेक्ट कनेक्टिंग वर्ड होगा उसको फिल करना है। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, तो वो रॉक क्लाइंबिंग को ट्राई करना नहीं चाहता था। डैश ऑफ हिज फियर ऑफ
हाइट्स, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बिकॉज आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज उसके हाइट के डर की वजह से, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड, यहाँ पर भी वर्ड फिल करना है। माई फ्रेंड नेवर लाइज, मेरा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलता। शी इज़ एन डैश पर्सन, शी इज़ अ लॉयल ऑनेस्ट हेल्पफुल काइंड। तो आपको पता है जब यहाँ पर झूठ की बात की जा रही है तो कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, सच्चाई और झूठ की बात हो रही है तो ऑनेस्ट, शी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। तो मेरी दोस्त कभी झूठ नहीं बोलती, शी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यू आर अमन बंसल या फिर अरुंधति सक्सेना ऑफ क्लास 6th ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल मनाली। यू हैव लॉस्ट योर टाइटन रिस्ट, वॉच समवेयर इन द स्कूल premises, write a notice to be put up on the school notice board requesting fellow students to return it to you if anyone has found it। तो अगर किसी को मिलती है आपकी टाइटन की हाथ की घड़ी तो वो बता दे। इसके लिए आपको नोटिस बोर्ड पर, क्लास 6th के आप बच्चे हो दिल्ली पब्लिक स्कूल के मनाली से, आपको एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाना है, ठीक है। या फिर रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केयरफुली, और आपको इस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स, तो या फिर आपको करना है रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केयरफुली। रोज़ी और रिहाना के बीच हुई बात को आपको ध्यान से सुनना है। एज रिहाना इज गोइंग टू हर डांस क्लासेस शी नीड्स टू री राइट द मैसेज फॉर रोमा, राइट द मैसेज ऑन हर बिहाफ विद एवरी डिटेल। आपको इस कन्वर्सेशन को ध्यान से पढ़ना है और डिटेल में दोबारा से रिहाना ने क्या कहा, रिहाना ने रोमा को अब तक क्या कहा था, उसको एक एक बात को डिटेल में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप इस कन्वर्सेशन को एक्सप्लेन करोगे रोमा के लिए। इनमें से किसी एक काम को करना है, आइए दोनों करते हैं। पहले आप नोटिस बोर्ड पर लिखते हैं अपनी खोई हुई घड़ी के लिए। अच्छा, नोटिस के लिए आपको ये समझना होगा कि फॉर्मेट के हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 का, जिसमें 2 नंबर मैटर के होंगे। क्या आप लिखते हैं, 1 नंबर फॉर्मेट का होगा और 1 नंबर आपका स्पेलिंग का होगा, ठीक है। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। हमारे सामने है एक नोटिस बोर्ड जिस पे हम लिखते हैं सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर नोटिस। इसके बाद आप यहाँ पर डेट डालते हैं। यहाँ पर आप लास्ट में हेडिंग लिखोगे जो आपका टॉपिक है, लॉस्ट रिस्ट वॉच, ठीक है। और इसके बाद आप अपना लिखना स्टार्ट करोगे मैटर। जैसे कि आप मैटर में लिख सकते हैं कि ए पिंक कलर, आप डिटेल बताना स्टार्ट कर सकते हैं। अब पिंक, तो इस तरह से आप अपना मैटर लिखेंगे जिसमें कहा गया है कि ए पिंक कलर टाइटन रिस्ट वॉच वॉज लॉस्ट इन द स्कूल प्रीमाइजेस ऑन 5 सितंबर 2015। क्या खुआ है, कहाँ खुआ है और कब खुआ है, ये आप डिटेल देंगे। ड्यूरिंग द ब्रेक अराउंड 1 PM anyone who happens to find it is kindly requested to hand over it to the school office। और अगर आपको मिलती है तो आप स्कूल ऑफिस में उसको जमा करा दें और फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड, और फाइंडर जो उसको ढूंढेगा उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। फिर आप इसके साथ क्या करते हैं, योर हेल्प विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, कुछ भी एक नोट डाल सकते हैं। अगर कोई स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, आपने उसके लिए नोटिस बोर्ड लगाया तो उसकी आप यहाँ पर डिटेल्स डालते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट डेट पर कब होगा, कहाँ पर होगा, वो डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी रिस्ट वॉच हुई है तो इसके लिए यहाँ पर अपना नाम और अपनी क्लास, फिर इसके साथ रोल नंबर लास्ट में डालेंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपना नोटिस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे कि आपको पता है कि हमें पूरा कन्वर्सेशन को ध्यान से पढ़ना है। पहले रोज़ी कहती है हेलो, इज़ इट दिस नंबर, तो रोज़ी का रिप्लाई देती है रिहाना कि येस प्लीज़, हु इज़ देयर, कि हाँ यही नंबर से बात हो रही है आपकी, कौन बोल रहा है। रोज़ी कहता है मैं रोज़ी, आपकी रोमा की दोस्त। वेयर इज़ शी, कहाँ पर है वो। रिहाना कहती है ओ सॉरी एक्चुअली शी हैज़ फॉरगॉटन हर मोबाइल हियर, वो अपना मोबाइल मेरे पास भूल गई है। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, कैन आई हेल्प यू प्लीज़, वो कहती है कि वो अपना फ़ोन मेरे पास भूल गई है और मार्केट चली गई है, क्या मैं आपकी मदद कुछ कर सकती हूँ। रोज़ी कहती है ओ श्योर, इनफैक्ट आई वांटेड टू कन्वे हर दैट टुडेज म्यूजिक क्लासेस शॉल बी सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज़ नॉट वेल। तो टीचर वेल नहीं है, इस वजह से जो उसकी आज की म्यूज़िक क्लासेस थी वो सस्पेंड हो गई है। ये उसको वो बताना चाहती थी, इसलिए उसने कॉल किया है। और इसके बजाय वो कब होगी, संडे में होगी क्लास, तो वो इस चीज़ को याद रखे, इसलिए उसने कॉल किया। कुड यू प्लीज़ पास दिस मैसेज टू हर, तो रोज़ी कहती है कि रिहाना से क्या ये रोमा के लिए तुम मैसेज पास कर सकती हो। रिहाना कहती है हाँ श्योर थैंक यू।
रोज़ी थैंक यू टू, रोज़ी के साथ थैंक यू टू के साथ कन्वर्सेशन कंप्लीट होती है। इसके बिहाफ पर हम आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि एज रिहाना इज़ गोइंग टू हर डांस क्लास, जैसे कि रिहाना अपनी डांस क्लास के लिए जाती है, शी नीड टू री राइट द मैसेज फॉर रोमा, तो वो जो मैसेज मिला था उसको री राइट करती है रोमा के लिए। राइट द मैसेज ऑन हर बिहाफ विद हर डिटेल, तो रिहाना जो मैसेज रोज़ी से मिला है रोमा के लिए लिखती है, मतलब रोज़ी ने कॉल की रिहाना को, जो डिटेल रिहाना अब रोमा को बताई। ठीक है, अब रिहाना जा रही है डांस क्लास, तो जो रोज़ी की इंफॉर्मेशन थी वो हमें पास करनी है रिहाना के शब्दों में रोमा के लिए। आइए देखते हैं आप कैसे लिखेंगे। कोई मैसेज कैसे लिखते हैं, कोई मैसेज अगर आपको लिखना होता है आप लिखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मैसेज फॉर रोमा, मैंने बताया ना मैसेज फॉर रोमा, रिहाना के शब्दों में रोज़ी के द्वारा जो रोज़ी की तरफ से आया है, तो मैसेज फॉर रोमा, डियर रोमा। ठीक है, अपने दोस्त को आप डियर कह के पुकारते हो, वही। फ्रेंड रोज़ी कॉल टू इन्फॉर्म, देखो हमने किसके, रिहाना के शब्दों में लिख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि किसकी, आपकी दोस्त का कॉल आया था रोज़ी का, तो योर फ्रेंड रोज़ी कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट टुडेज म्यूज़िक क्लास, शायद ये कलर आपको आँखों में चुभ ना रहा हो, मुझे डाउट है, सस्पेंडेड एज द टीचर इज़ नॉट वेल। ठीक है, द क्लास विल नाउ बी हेल्ड ऑन, और आपका मैसेज रिहाना की तरफ से। ठीक है, ये आपका मैसेज हुआ, आपने कॉन्वर्सेशन पढ़ी और आपने मैसेज लिखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इस पैराग्राफ को हम प्रोवाइड कराएंगे आपको एक PDF में। देखो जो क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पेपर की ये कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग बनाइए। और इस PDF के साथ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी PDF में अटैच करके विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिए जाएंगे नीचे, जैसे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पूरी PDF आपको मिलेगी, ये आंसर्स है, इस तरह से आपको नोटिस मिलेगा, इस तरह से आपको सारा कॉन्वर्सेशन मिलेगा। तो माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर जो पैराग्राफ लिखने को कहा गया है, आइए वो पढ़ लेते हैं। अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ, तो ये बेसिकली आपको खुद ही लिखना होगा। ठीक है, खुद ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। पैराग्राफ हमेशा, पैराग्राफ हुआ, आर्टिकल हुआ, ये क्या चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आपको खुद ही प्रैक्टिस करके लिखना आना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लाइफ एंड आई एम फॉर्चुनेट टू हैव वन, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ऐसा दोस्त है। मेरे दोस्त का नाम अर्जुन है, वो मेरा क्लासमेट है, हम दोस्त 3rd क्लास से दोस्त है, तब से हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑनेस्ट है, चेयरफुल है, सपोर्टिव है, मैं उसे पसंद करता हूँ, उसकी सारी आदतें पसंद करता हूँ, वो मेरे साथ खड़ा रहता है, हम खुश रहते हैं, डिफ़िकल्टी को एक साथ फेस करते हैं, हम साथ में पढ़ाई करते हैं, स्पेशली हम मैथमेटिक्स में साथ काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, टफ़ का समय में एक साथ खड़े रहते हैं, और टफ़ गेट स्टक ऑन द टफ़ सम्स, मतलब मुश्किल सवालों को एक साथ करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं हम। अर्जुन एक्सीलेंट एट क्रिकेट, वो क्रिकेट में बिल्कुल बेस्ट है, और आवर क्रिकेट टीम हैज़ लेड, मतलब आपको ये चीज़ वो लिखनी है जो आप अपने दोस्त के बारे में फील करते हो। फॉर मी, लास्ट में आप कैसे एंड करोगे, अ बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट ओनली समवन टू लाफ विद बट ऑल्सो समवन हु गिव्स करेज इन टफ टाइम्स। फॉर मी अर्जुन इज़ दैट पर्सन एंड आई होप आवर फ्रेंडशिप विल रिमेन स्ट्रॉन्ग फॉर एवर। इस तरह से आप इस कॉन्वर्सेशन को या इस पैराग्राफ को एंड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि इसका 5th का और पार्ट कहता है कि इफ़ यू आर स्वरन या साक्षी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर एंड वॉन्ट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर 2 days, तो आप 2 दिन के लिए आपके बुखार की वजह से आप नहीं जा सकते, आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने बताया कि 2 नंबर का मैटर होगा आपका, 2 नंबर का फॉर्मेट, ठीक है, और 1 नंबर का आपकी स्पेलिंग्स होती है। तो फॉर्मेट देख लेते हैं आप किस तरह से एप्लीकेशन लिखोगे। ये आपकी एप्लीकेशन है, इसको समझते हैं थोड़ा, और ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, लाइट करते हैं इसको। तो एप्लीकेशन में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको हमेशा ऊपर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद आपको ABC स्कूल, जो स्कूल दिया गया है,
ये आप जिस स्कूल से हो, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, ये आप लाइन छोड़कर, जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये लाइन आप छोड़ोगे, इसके बाद आप डेट लिखोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, आप सब्जेक्ट लिखोगे, किस बारे में है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, ठीक है। इसके साथ ही आप लास्ट एक लाइन फिर से छोड़ोगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी आपके सर हैं, रिस्पेक्टेड सर मैडम, और फिर एक लाइन छोड़ोगे और आप अपना मैटर लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे कि आई एम सरस्वती या स्वरण, ठीक है, या साक्षी, ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, हाई फीवर। और आप इस मैटर को कैसे लिखोगे, देखो, आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर एंड माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट, देयरफॉर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर 2 days, दैट इज़ ये डेट, और इस डेट को मैं आने में असमर्थ हूँ, काइंडली ग्रांट मी लीव, प्लीज़ मुझे अब 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें, आई शॉल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, और इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए थैंकफुल रहूँगी। योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य स्वरण या साक्षी, आपकी क्लास। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है। एप्लीकेशन का मैटर आप बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, ये चीज़ बड़ी हो सकती है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आपके सामने हिंट्स दी गई हैं और कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन, गिव अ सूटेबल टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। आपको टाइटल देना है एक सूटेबल और मोरल ऑफ द स्टोरी बताना है हिंट्स के साथ, और आपको इसको कंप्लीट करना है। तो हिंट्स क्या है, अ क्रो फाइंड्स अ पीस ऑफ ब्रेड, सिट्स ऑन अ ट्री टू ईट, अ हंग्री फॉक्स सीज द क्रो, वांट्स द ब्रेड, प्रेजेस द क्रोज वॉइस, आस्क इट टू सिंग, द क्रोज फील्स प्राउड। तो ये आपको क्या है, ये आपको स्टोरी की हिंट्स दी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपको कंप्लीट करनी है ये स्टोरी जो दी गई है, इसमें आपको हिंट्स दे दिए गए हैं, मेन चीज़ बता दी गई है, और आपको इसको स्टोरी के रूप में लिखना है। और लास्ट में क्या करना है, सबसे पहले आपको सूटेबल टाइटल और मोरल ऑफ द स्टोरी भी बतानी है। तो क्रो एक ब्रेड का पीस ढूंढता है, एक ट्री पर बैठता है, उसे खाता है, खाने के लिए उसको एक हंग्री फॉक्स देखती है क्रो को, जिसे वो ब्रेड चाहिए होती है, फिर वो प्रेज करती है कि कौवे की आवाज़ में, आस्क इट टू सिंग, द क्रो फील्स प्राउड, क्रो कहता है कि वो क्रो थोड़ा प्राउड फील करता है और वो गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना मुंह खोलता है जैसे ही गाना गाने के लिए, तो ब्रेड नीचे गिर जाती है और जो फॉक्स है वो उस ब्रेड को खा लेती है और वहाँ से भाग जाती है हंसते हुए। तो ठीक है, आपको मोरल बताना है, टाइटल बताना है। तो हमारी स्टोरी साफ है कि कौवा बेवकूफ़ था और फॉक्स समझदार थी। तो टाइटल होगा हमारा द फुलिश क्रो एंड द क्लेवर फॉक्स, ठीक है। इसी के साथ आप लिखोगे, इसको कम्प्लीटली कैसे लिखोगे, आइए हम PDF में प्रोवाइड कराते हैं इस आंसर को, और क्योंकि मैं तुम्हें लिख कर दिखाऊंगा फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो जो PDF में है वो उसी से एक्सप्लेन कर देते हैं और यही आपको मिल जाएगी। तो वंस अपॉन अ टाइम अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। स्टोरी एक ऐसी स्टार्ट होती है, एक समय की बात है, कौवे को एक ब्रेड का पीस मिला। फीलिंग वेरी हैप्पी ही फ्लू टू अ ट्री एंड सेट डाउन टू एंजॉय हिज मील। Just then, a hungry fox passed by and noticed the bread in the crow's break. तो B, वहाँ से एक भूखी फॉक्स निकल रही होती है जो नोटिस करती है कि एक ब्रेड का टुकड़ा कौवे की चोंच में फंसा हुआ है। द फॉक्स वांटेड द ब्रेड फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए वो ब्रेड कोशिश करती है कि वो उसको मिल जाए। ही थॉट ऑफ अ क्लेवर ट्रिक एंड सेड टू द क्रो, वो एक समझदारी के साथ, एक चालाकी के साथ एक ट्रिक करती है कौवे के साथ। क्या, कौवे की आवाज़ में कहती है, ओ डियर क्रो यू लुक सो ब्यूटीफुल, आई एम श्योर योर वॉइस मस्ट बी स्वीट टू, तुम्हारी आवाज़ भी बड़ी मदहोश या सुरीली होगी, क्यों नहीं तुम एक गाना गाकर सुनाते मेरे लिए। द क्रो फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रेज, इस तारीफ से क्रो प्राउड फील करने लगता है, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ था, उसको तो गाना गाने की जल्दी लगी थी, तो उसके मुंह से वो ब्रेड गिर जाती है। तो यही हमने पूरा पैसेज में कंप्लीट किया। मोरल क्या है, डू नॉट ट्रस्ट फ्लैटर्स, तो किसी भी तारीफ पर या किसी मक्खन लगाने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी 2 जो थी हमारी, उसको देख लेते हैं, उसकी हिंट्स को देखते हैं। सेकंड स्टोरी की हिंट्स क्या थी कि 2 फ्रेंड्स वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, 2 दोस्त जंगल से गुजर रहे होते हैं, जब ही एक सामने भालू आ जाता है। 1 फ्रेंड क्लाइम्स अ ट्री, एक दोस्त भालू उस पर पेड़ पर चढ़ जाता है। द अदर कैन नॉट क्लाइम, लाइज डाउन एंड प्रिटेंड टू बी डेड, वो मरा हुआ सोचकर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो मर गया हो, जिससे कि क्योंकि वो पेड़ पर तो चढ़ नहीं पाया दूसरा दोस्त, तो वो नाटक करता है मरने का। बियर स्निफ्स हिम एंड गोज अवे, वो उसको सूंघता है, जो लौट गया नीचे, जो दोस्त जिससे ऊपर नहीं चढ़ा गया, भालू आता है, उसको सूंघता है और चला जाता है।
द फ्रेंड ऑन द ट्री कम्स डाउन, जो पेड़ पर दोस्त था वो नीचे आता है. आस्क व्हाट द बियर विस्पर्ड, वो कहता है तुम्हारे कान में उसने क्या फुसफुसाया. दूसरा दोस्त कहता है द बियर टोल्ड मी नॉट टू ट्रस्ट अ फ्रेंड हु लीव्स यू इन डेंजर. और फिर भालू उसके कान में कह के जाता, वो उसको रिप्लाई देता है कि भालू मेरे कान में कह के गया ऐसे दोस्त पर विश्वास मत करो जो तुम्हें मुश्किल समय में छोड़कर चला जाए. तो इससे हमें काफ़ी सीख मिलती है. आइए इसको हम कैसे कहानी में बदल सकते हैं. कहानी तो आपको साफ बताई दी मैंने, कहानी के शब्दों में कैसे लिखेंगे इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. यहाँ से हम कहानी स्टार्ट करेंगे. कहानी का टाइटल क्या होगा, द बियर एंड द टू फ्रेंड्स. द बियर एंड द टू फ्रेंड्स. Two friends were once walked together through a forest. Suddenly, a bear appeared from behind the trees. Both were frightened. One of the boys quickly climbed up a tree to save himself. The other boy did not know how to climb, so he lay down on the ground and pretended to be dead. The bear came near him, sniffed him closely, and thought he was dead. Since bears do not touch dead bodies, it quietly went away. तो आपने देखा जैसे कि भालू किसी भी डेड बॉडी को नहीं छूता तो वो चला जाता है उसको सूंघकर. आफ्टर द बियर लेफ्ट द फ्रेंड ऑन द ट्री क्लाइम डाउन एंड आस्क, जो पेड़ पर भागकर चढ़ गया था दोस्त वो नीचे आकर पूछता है व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर. तो जब वो सूंघ रहा था उसको तो ऊपर वाले दोस्त को लगा कि भालू उसके कान में कुछ कह रहा है. तो उसने पूछा कि क्या कहा था उसने. तो दूसरा दोस्त कहता है कि उसने कहा द बियर टोल्ड मी नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु लीव्स मी इन डेंजर. तो डेंजर में छोड़ने वाले दोस्त पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. मोरल क्या है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. तो दोस्त जो मुश्किल समय में काम आए वही दोस्त होता है. ठीक है. नेक्स्ट आपके सामने सेक्शन सी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने 28 मार्क्स के क्वेश्चन सारे होंगे. पहले आपके पास एक पैसेज दिया गया है और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सामने है. तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स ए एंड बी एंड आंसर एनी वन ऑफ द टू. तो किसी भी दो के आंसर आपको देने हैं. और तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए और बी दो पैसेज के बिहाफ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. इन दोनों पैसेज में से किसी एक को आपको करना है. हम दोनों करते हैं, चलिए आपको सीखने को भी मिलेगा. तो यहाँ पर फिर से एक पैसेज दे दिया गया है, 4 क्वेश्चन आपके सामने इसके बिहाफ पर होंगे. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. तो basically Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years he finally had his 5 liters of dew. तो रामनाथ जो था वो अपने बनाना प्लांट्स का ध्यान रखता था. विंटर मंथ्स में वो उन पर बनाना वाली ड्यू मतलब आबू को कलेक्ट करता था. मतलब उसकी जो ओस पड़ती थी उसको कलेक्ट करता था. उसकी वाइफ मधुमती उसकी मदद करती थी. वो बनाना क्रॉप ले जाकर मार्केट में बेचती थी और अच्छे प्राइस लेती थी. सालों में उन्होंने ज़्यादा प्लांट्स लगाए. 6 साल के एंड पर उसके पास 5 लीटर ऑफ ड्यू हो गया. ठीक है, तो उसके पास क्या हो गया, 5 लीटर ऑफ ड्यू उसने कलेक्ट कर लिया. नाउ आपको इन क्वेश्चंस के बिहाफ पर आंसर्स देने हैं. तो ही टेंडेड दैम डैश, व्हाट इज़ दैम हियर. तो दैम किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पैसेज में, एप्पल्स के लिए, कोकोनट्स के लिए, बनाना के लिए, पल्सेस के लिए. तो ऑब्वियसली बनानाज के लिए, बनानाज की बात चल रही है. दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हेन डिड रामनाथ कलेक्ट ड्यू. तो वो कब कलेक्ट करता था ड्यू को, जनवरी, मैजिक पोशन, विंटर या इन सितंबर. तो आपको पता है वो कब कलेक्ट करता था, विंटर्स में. विंटर्स की बात की गई है तो वो विंटर्स में कलेक्ट करता था. विंटर मंथ्स कलेक्टेड. ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा. तीसरा क्वेश्चन कहता है वेयर डिड मधुमती टेक द क्रॉप एंड व्हाट फॉर. तो मार्केट में सेलिंग के लिए जाती थी. तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा. फोर्थ वन कहता है कि हाउ मच डिड रामनाथ कलेक्ट द ड्यू. कितना ड्यू उसने कलेक्ट कर लिया था, 2 लीटर्स, 5 लीटर्स, 10 लीटर्स, 7 लीटर्स. तो आपको पता है 5 लीटर्स उसने कलेक्ट कर लिया था. ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर ड्यू क्या है आपने ये तो पूछा ही नहीं. तो रात को जब हवा ठंडी हो जाती है तो ज़मीन, घास और पत्तों पर हवा की नमी वाटर वेपर छोटे छोटे पानी के बूंदों की तरह जम जाती है. इन्हीं बूंदों को ओस या ड्यू कहते हैं. ठीक है, तो इसी को वो इकट्ठा करता था और घास, फूल, पत्ते पर छोटी बूंदें बनकर ये बैठ जाती है. दूसरा बी पार्ट, बी का आपका जो है या फिर वो करना है या ये
इस बी पार्ट को देख लेते हैं। दूसरी स्टोरी आपके सामने है। व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ द डॉग अकम्पनीड हिज फ्रेंड। तो जब भी एलिफेंट नहाने के लिए बाहर निकलता था, कुत्ता उसकी एज अ दोस्त उसको कंपनी देता था। प्लंगिंग इन टू द वाटर द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक एज द डॉग वॉच्ड। तो कुत्ता देखता था, वो अपने आप को शावर देता था अपनी ट्रंक से, अपने सूंड से। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुल स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। द डॉग येल्प फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स। द मोहाउट लाफ। तो डॉग चिल्लाता था जब भी वो उसके ऊपर, एलिफेंट अपनी सूंड में पानी भर कर उसके ऊपर मतलब पानी डालकर एक शावर की तरह उसे भिगो देता था। एलिफेंट का जो कीपर उसको मोहत बोलते हैं, तो महंत बोलते हैं वैसे तो, इंग्लिश की स्पेलिंग यही है इसकी। तो वो हंसता है इस बात पर जब कुत्ता चिल्लाता है उसके ऊपर पानी गिरने के बाद। ठीक है, तो इसके भी आप पर क्वेश्चंस देखते हैं। हु वर द फ्रेंड एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो एलिफेंट और महंत और एलिफेंट दोस्त थे। द डॉग एंड द महत, द एलिफेंट एंड द डॉग, और द डॉग एंड द कैट। तो ऑप्शन सी को सही होगा, द डॉग एंड द एलिफेंट, एलिफेंट एंड द डॉग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाउ डिड द एलिफेंट गिव हिमसेल्फ अ शावर। तो वो अपने आप को शावर कैसे देता था? मड में रोल होकर, रिवर में जंप कर कर, यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक टू स्प्रे वाटर और आस्किंग द महन टू पोर वाटर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अपनी ट्रंक में पानी भरकर अपने ऊपर स्प्रे करता था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड द एलिफेंट डू टू द डॉग। हग द डॉग, गले लगता है, उसको फूड देता है, इग्नोर करता है, या फिर स्प्लैश्ड वाटर ऑन द डॉग प्लेफुली। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, स्प्लैश्ड वाटर ऑन द डॉग प्लेफुली। प्लेफुली उसके ऊपर पानी स्प्लैश करता है। वाई डिड द डॉग येल्प। क्यों चिल्लाया कुत्ता। तो ही वॉज हंग्री, भूख लगी थी उसको, वो शावर से हेट करता था, स्लिप करता था वाटर के अंदर, स्लिप हो गया था वाटर के अंदर, या फिर डरता था महन से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, वो नहाने से मतलब शावर से काफ़ी नफरत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स ए एंड बी एंड आंसर ओनली वन, एनी वन। तो फिर से आपके सामने जो एक्सट्रैक्ट ए और बी दिए गए हैं, इसमें पोएम दी गई है, इनके बिहाफ पर क्वेश्चन है, इनमें से किसी एक को आपको करना होगा। आइए देखते हैं। आई वेंट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेज कम ट्रू। इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस। आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज। तो इन लाइन से हमें पता चलता है स्पीकर कैसा है, क्लेवर है, क्यूरियस है, केयरिंग है या काम है। तो देखो जो पोएम दी गई है यहाँ, स्पीकर जो बोल रहा है वो बेसिकली क्या है, ये कह रहा है कि सिर्फ दोस्तों के साथ अपने प्लान्स और होप्स शेयर करना ही काफ़ी नहीं है, उसका दिल चाहता है कि वो अपने दोस्तों के लिए और भी ज़्यादा करे। स्पीकर चाहता है कि वो अपने दोस्तों की हर पॉसिबल हेल्प करे। उसके मन में जो मेन एम है कि दोस्तों के सपने और विशेष पूरे हो जाए। इसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछता है कि इन लाइन से आप क्या समझते हैं, जो स्पीकर है वो कैसा है, क्लेवर है, चालाक, क्यूरियस मतलब उत्सुक या दिमाग में जिसके सवाल आ जाए, केयरिंग या काम। तो ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल केयरिंग है। ठीक है, इसके बिहाफ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी केयरिंग है। इसके बिहाफ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं पोएम के बिहाफ पर। हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, बाय ट्राइंग हार्ड और बाय वर्किंग अ लोट। तो बाय ट्राइंग हार्ड या बाय वर्किंग अ लोट किस को कारण बताया गया है कि कैसे वो अपने दोस्तों की विशेस पूरी करेगा। तो बाय ट्राइंग ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। ठीक है, लाइन में क्लियर लिखा है कि आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। तो बाय ट्राइंग हार्ड और बाय वर्किंग अ लोट। आई बाय ट्राइंग ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बाय ट्राइंग हार्ड। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। ब्लैंक को फिल करना है। माई फ्रेंड्स विल फील डैश इफ देयर विशेस कम ट्रू। तो मेरा दोस्त कैसा फील करेगा अगर उसकी विश पूरी हो जाएगी, तो वो हैप्पी फील करेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं है यहाँ पे, हैप्पी, सिर्फ हैप्पी वर्ड यूज़ करेंगे आप। इसके बाद राइट अ पेयर, या फिर इसकी जगह आप ग्लैड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि राइट अ पेयर ऑफ राइम पेयर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में, इस पोएम से आपको राइम वर्ड्स का एक पेयर निकालना है, जैसे शेयर और केयर। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके, शेयर और केयर। वहीं दूसरी तरफ डू और ट्रू, डू ट्रू। नेक्स्ट, या तो आप ये कर सकते थे या आप बी करेंगे। बी में कहा गया है द रावण हु डिड नॉट सी द जोक
forgot that his voice was just a croak. He opened his break in his foolish pride. तो ये आपको लाइन दी गई है। तो काला कौवा जो है वो यह समझ नहीं आया कि उसको यह समझ नहीं आया कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। वो भूल गया कि उसकी असली आवाज़ क्रोक मतलब कर्कश आवाज़ है। अपनी गलत घमंड फुलिश प्राइड को लेकर, तो अपने गलत घमंड फुलिश प्राइड में उसने अपनी चीज़ें चोंच खोली और गाने की कोशिश की। ठीक है, ये अभी स्टोरी आपको बताई थी। असल में उसकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, लेकिन उसे लगा था कि वह अच्छा गा सकता है। इसके भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है कि व्हाट डज ही ओपन हिज बीक symbolize in this context? तो he was about to fly, he was about to speak or sing, he was about to eat or was yawning. तो about to speak, उसने अपनी चोंच खोली थी गाना गाने के लिए। ऑप्शन सी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। तो एक लाइन के साथ इसको कंप्लीट करना है। फोक्स क्लेवर थी और रावण काला कौवा क्या था? फुलिश। फोक्स क्या थी? चालाक, और ये बिल्कुल बुद्धू था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक? ही रिमेंबर्ड ही कुड सिंग ब्यूटीफुली। बी कहता है ही मिस्टूक हिज क्रोक फॉर अ मेलोडियस साउंड, ही वाज प्राउड ऑफ हिज क्रोक, क्रोक वाजंट गुड इनफ। तो वो भूल गया था कि उसकी जो आवाज़ है वो मेलोडियस, क्रोक फॉर अ मेलोडियस साउंड, उसको ये गलत फहमी थी कि उसकी आवाज़ जो है वो मेलोडियस साउंड हो सकती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसका, उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्वेश्चन 4 कहता है व्हाट लेसन माइट द लाइन सजेस्ट? क्या लेसन हमें मिलता है कि स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन टू, हमें तब बोलना चाहिए जब ज़रूरत होती है। बी कहता है ब्यूटी लाइज इन एवरी वॉइस, हर आवाज़ में चाहे वो कैसी भी हो उसमें एक खूबसूरती वास करती है। सी कहता है डोंट लेट प्राइड ब्लाइंड ड्यू टू योर फ्लॉज, और डी क्रॉकिंग इज़ बेटर देन साइलेंस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, डोंट लेट प्राइड ब्लाइंड ड्यू टू योर फ्लॉज। तो अपनी कमियों पर आँख बंद करके घमंड या ऐसे इतराना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसके आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं एक एक नंबर के। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज गजराज सैड डिस्पाइट रॉयल कंफर्ट्स? तो गजराज जो था वो रॉयल कंफर्ट्स को छोड़ के उदास क्यों था? ठीक है, तो गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपेनियनशिप। ही, तो उसके साथ देने के लिए उसके दोस्त नहीं थे, इसलिए वो उदास था भले ही उसके पास रॉयल कंफर्ट हो। सेकंड क्वेश्चन कहता है नेम द बडीज हेल्प्ड मारियो व्हेन ही सेट ऑन द इनविजिबल चेयर। तो उसके बडीज़ का नाम बताओ जब मारियो अपने इनविजिबल चेयर पर बैठता है। तो उसके नाम क्या थे? गुनीत, आसमा, दीपा। गुनीत, आसमा एंड दीपा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड द थीफ गेट इन? कैसे चोर अंदर आ गया? तो थीफ, थर्ड का आंसर है द थीफ डग हिज वे इनटू द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द प्राइज फॉर द बेट मारियो मेड विद हिज ग्रैंडफादर? तो ग्रैंडफादर के साथ जो मारियो ने शर्त लगाई थी उसका प्राइस क्या था? उसका प्राइस था द प्राइज फॉर द बेट मारियो मेड विद हिज ग्रैंडफादर was that of a fruit chart। तो फ्रूट चार्ट ही एज अ प्राइस रखा गया था जो मारियो ने अपने ग्रैंडफादर के साथ बेट लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गजराज स्टॉप ईटिंग आफ्टर द डॉग लेफ्ट? जब वो कुत्ता छोड़कर चला जाता है तो गजराज खाना क्यों छोड़ देता है? तो गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज, यहाँ पर लिखते हैं, तो गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड एंड लोनली आफ्टर बंटी, जो कि डॉग का नाम था, वाज टेकन अवे फ्रॉम हिम। ही मिस्ड हिज फ्रेंड वेरी डीपली। तो वो अपने दोस्त को काफ़ी मिस करता है डीपली, इस दुख के साथ वो खाना छोड़ देता है। क्वेश्चन 6 कहता है हु वाज राम? तो रामा वाज द विलेज कोतवाल। रामा कोतवाल मतलब पुलिस ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आई होप हमने 8th एंड 9th कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9th ही चल रहा था नहीं? हाँ, तो 9th कंप्लीट हो गया, हम 10th पर आ गए हैं अपने क्वेश्चन पर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स आपको देने हैं। कोई भी 4 करने हैं आपको पेपर में, लेकिन हम यहाँ पर 6 के 6 करेंगे। तो व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सेट ऑन देयर चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो क्या हुआ जब वो अपनी चेयर पर पहली बार बैठा?
इसका आंसर हम PDF के जो आंसर्स दिए गए हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं और आपको पता भी चलेगा कैसे हम PDF में आपको आंसर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो 10th का फर्स्ट कहता है कि व्हाट हैपन, क्या हुआ जब मारियो अपनी चेयर पर पहली बार बैठा। तो व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑनटू हिज बैक साइड। तो सबसे पहले तो जब मारियो पहली बार कुर्सी पर बैठा तो वह सही से बैठ नहीं पाया और सीधे अपनी पीठ के बल ज़मीन पर गिर गया। यह देखकर उसके सारे सिपाही हंस पड़े, सहपाठी हंस पड़े। बेसिकली सहपाठी मतलब कोजिंग लाफ्टर अमंग हिज क्लासमेट्स, सहपाठी मतलब क्लासमेट्स हंस पड़े। असल में यह उसके दादाजी द्वारा बनाया गया जादुई परीक्षण का पहला कदम था, जिससे यह पता लगाया जाना था कि कौन उसके सच्चे दोस्त हैं। तो इससे पता चलता है कि कौन उसका सच्चा दोस्त है। ये एक जादुई, मतलब एक तरह से कह लो आप कि जादुई परीक्षण का पहला कदम था। ये हुआ उसके साथ जब वो पहली बार कुर्सी पर बैठा। नेक्स्ट 10th का सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाई डज द स्पीकर वांट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। क्यों स्पीकर चाहता था अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा करना। क्योंकि द स्पीकर वांट्स टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड्स टू शो हाउ मच ही वैल्यूज़ देयर फ्रेंड्स। क्यों वो इसलिए ज़्यादा करना चाहता था क्योंकि वो दिखाना चाहता था कितना वैल्यूएबल उसके दोस्त उसके लिए है। एंड वांट टू सपोर्ट हर फ्रेंड्स हैप्पीनेस एंड ड्रीम्स, और वो अपने दोस्तों के ड्रीम्स और उनकी खुशी को सपोर्ट करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10th का थर्ड हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। कैसे आप कह सकते हो कि जो कोतवाल था वो अपनी जॉब करते हुए, मतलब अपनी जॉब के लिए ईमानदार और बिल्कुल सही इंसान था, या अच्छा था, वो अपने काम को लेकर अच्छा था। तो वी कैन टेल द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब बिकॉज कि वो रिस्पॉन्ड करता था इंस्टेंटली किसी भी आवाज़ पर। हिज नेम बीइंग कॉल्ड रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल डेंजर ऑफ अ थीफ एंड स्विफ्टली एक्टेड टू कैच द थीफ शोइंग अलर्टनेस एंड इफेक्टिवनेस इन हिज ड्यूटी। देखो वो सिर्फ एक आवाज़ पर एक्शन ले लेता है जो कि उसके नाम की होती है, और वो रिकॉग्नाइज करता है कि डेंजर कितना ज़्यादा हो सकता है चोर को लेकर, और वो उसके हिसाब से एक्ट करता है, जिससे पता चलता है, जिससे उसकी अलर्टनेस और इफेक्टिवनेस दिखती है उसकी ड्यूटी पर, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक अच्छा कोतवाल है और अपने काम में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 10th का फोर्थ कहता है व्हाई डिड रामनाथ बिलीव। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। तो रामनाथ किस में बिलीव करता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डिड रामनाथ बिलीव। तो रामनाथ को विश्वास था कि उसे एक ऐसा जादुई मतलब जादुई पोशन मिलेगा जो चीज़ों को सोने में बदल देगा, ठीक है। रामनाथ बिलीव दैट ही कुड फाइंड अ मैजिक पोशन दैट वुड टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड। उसे लगा कि इस जादू से वह अमीर बन जाएगा और उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तो ये उसको लगता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डज द रेवन मतलब काला कौवा फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक। तो वो कैसे भूल जाता है कि उसकी आवाज़ जो है वो खरखर है। तो कौवा अपनी आवाज़ को साधारण कर्कश भूल जाता है क्योंकि लोमड़ी उसकी झूठी तारीफ करती है। इस चापलूसी से वह इतना घमंडी हो जाता है कि उसे लगता है कि उसकी आवाज़ सुरीली है। वही हमने लिखा है कि रेवन फॉरगेट्स इट्स वॉइस is a mere croak because it is deceived by the cunning fox flattery which fills the bird with so much pride and vanity that it believes it can sing beautifully. और last but not least 10th का 6th क्वेश्चन पूछता है what was the bet about। किस बारे में थी जो शर्त लगी थी मारियो और उसके दादा के बीच में। तो शर्त यह थी कि मारियो के असली दोस्त या सिर्फ साथी उसके दादा ने उसे चुनौती दी थी। मतलब शर्त यह थी कि मारियो के असली दोस्त हैं या सिर्फ साथी हैं, मतलब वो जो उसके साथ रहते हैं वो उसके सिर्फ साथी हैं या उसके अच्छे दोस्त हैं। उसके दादा ने उसे चुनौती दी थी कि वह एक जादुई कुर्सी पर बैठे जो तभी उसे संभालेगी जब उसके सच्चे दोस्त उसे सहारा देंगे, ठीक है। तो ये शर्त लगी थी जिसके बाद उसे पता चला कि कौन उसका दोस्त है और कौन सिर्फ उसका साथी, क्योंकि उसके बाद उसके दोस्त उस पर हंसे थे जब वो पहली बार बैठकर गिरा था। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 के कितने पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस करने हैं, इनमें से 3 आपको दिए गए हैं, देखते हैं। तो द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। जैसे हम अभी बात कर रहे थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कि उसके दोस्त रियल फ्रेंड कौन है, इस चीज़ को पहचानने में उसके ग्रैंडफादर के आइडिया ने हेल्प की मारियो की। तो कोई भी 2 अलग तरीके बताओ जैसे आप ढूंढ सकते हो अपने रियल फ्रेंड्स को। तो अनदर वे आंसर में लिखोगे आप कि अनदर वे टू डिस्कवर रियल फ्रेंड्स, कोई और तरीके जिससे आप अपने सच्चे दोस्तों को ढूंढ सकते हो।
ऑब्जर्व करके हाउ दे बिहेव इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, कैसे वो डिफ़िकल्टी में आपके साथ बिहेव करते हैं। तो क्या हो सकता है कि सच्चे दोस्त स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग टफ सिचुएशंस लाइक एग्ज़ाम के समय में, प्रॉब्लम्स के समय में, आपकी बीमारी के समय में आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं और इनकरेज करते हैं इंस्टेड ऑफ डिसअपेयरिंग, और गायब होने के बजाय आपको सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। दे आर लॉयल, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, शेयरिंग बोथ जॉयज एंड हार्डशिप्स विदाउट जेलसी, बिना जेलसी के वो आपके साथ ये सब चीज़ें, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दी चीज़ें शेयर करते हैं। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी फीलिंग्स को, फिर चाहे वो कैसी भी फीलिंग हो, सेलिब्रेट करते हैं तुम्हारी सक्सेस को, और कभी आपसे आपकी पीठ पीछे बात नहीं करते हैं। सच क्वालिटीज़ रिवील हु ट्रूली वैल्यूज़ एंड केयर्स फॉर यू। इन क्वालिटीज़ से आपको पता चलता है कौन आपकी केयर करता है और कौन आपके लिए वैल्यू प्रोवाइड करता है और कौन आपका सच्चा मित्र है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्तों के लिए प्रे करते हो? व्हाट डू यू विश फॉर? एंड अ फ्रेंड्स प्रेयर, तो अपने दोस्त के लिए क्या प्रेयर हो सकती है? हाँ, मैं प्रे करता हूँ, येस आई डू प्रे फॉर माई फ्रेंड बिकॉज ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स केयरिंग फॉर ईच अदर्स हैप्पीनेस। कितना शोर मचा रखा है उन्होंने बुढ़े बुढ़े ने, एक फोन ने पूरा घर हिला रखा। हवाई गेट खोलते तो बहुत तगड़ी इधर से खुल गया ना। चलो कर दो आप, मैं आ लिया, बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा। Yes, I do pray for my friends because true friendship means caring for each other's happiness. तो true friendship यही है कि हम एक दूसरे के लिए केयर करें और अपनी एक दूसरे की खुशी के लिए। I always wish that my friend stays healthy, safe and cheerful. और मैं हमेशा प्रे करता हूँ मेरे दोस्त हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, cheerful रहें और healthy रहें। I pray for success in studies and sports. वो अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, खेल में सक्सेस पाए, एंड दैट नो सोरो कम्स देयर वे, और हमारे बीच में कोई भी मतभेद ना हो। आई ऑल्सो विश दैट आवर फ्रेंडशिप रिमेन स्ट्रॉन्ग फॉर एवर जस्ट लाइक एन अ फ्रेंड्स प्रेयर। अ फ्रेंड्स प्रेयर की तरह हमारी दोस्ती हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहे। आई वॉन्ट टू हेल्प मेक माई फ्रेंड्स विशेज़ कम ट्रू एंड बी अ सपोर्टिव फ्रेंड ऑलवेज। और हमेशा मैं चाहूँगा हमारी दोस्ती बनी रहे और मैं ये विश करूँगा कि ये सपोर्टिव फ्रेंडशिप बनी रहे हमेशा के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट पूछता है आपसे, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सोल्व आवर प्रॉब्लम्स? क्या चालाकी हमें मदद करती है हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो? यस, आंसर आपका है यस। क्लेवरनेस, चालाकी हमें कई बार मदद करती है आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। जस्ट लाइक इन द स्टोरी राम टू रेस्क्यू, इस स्टोरी में चालाकी से ही वो बचे थे। कपल ने क्या किया था, वो फीलिंग हेल्पलेस थे जब उनके घर में चोर आ गया था, और उन्होंने तेज़ी से सिंपल कॉन्वर्सेशन के थ्रू अपनी जान बचाई। द वाइफ क्लेवरली प्रिटेंड टू डिस्कस बेबी नेम्स एंड बिगन कॉलिंग राम, तो राम जो कोतवाल था उसका नाम रखने की बात करने लगी उसकी बीवी कि हम अपने बच्चे का नाम राम रखेंगे, और तेज तेज से चिल्लाने लगी। जिसके बाद हुआ ये कि दिस स्मार्ट ट्रिक अलर्टेड द कोतवाल, कोतवाल को वो तेज़ आवाज़ उसके नाम से सुनाई दी और वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सेव दैम फ्रॉम रॉबरी, वो बचाता है उन्हें रॉबरी से। प्रूविंग दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन ओवरकम डेंजर, और प्रेजेंस ऑफ माइंड डेंजर को भगा सकता है अगर आप उससे बच जाएं। तो चालाकी से सोचना कई बार हमें अलाउ करता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने में, और फाइंड सेफ सॉल्यूशंस एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और अपने आप को बचाने में और सेफ सॉल्यूशंस को ढूंढने में। तो इस तरह से हमने क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर सोल्व किया, आपका हाफ ईयरली पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ा था, और आप इसको एक बार में नहीं कंप्लीट करोगे तो आप इसको कई बार देखोगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों में वीडियो शेयर, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और PDF अपनी अवेल टेलीग्राम से कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लो और अपना क्वेश्चन पेपर के साथ इस सॉल्यूशन PDF को भी अवेल कर लो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।